उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां गरीबी हर सांस में बसी थी, अमाला की टूटी फूटी झोपड़ी किसी तरह मानसून की मार झेल रही थी। छत से टपकती बूंदें मिट्टी के फर्श पर कीचड़ बना रही थीं। लेकिन अमाला का पूरा ध्यान उस कोने में था जहां उसका बेटा अर्जुन पढ़ाई में मग्न था। उसने अपनी पुरानी स्याही का पल्लू फैलाकर किताबों को भीगने से बचाया हुआ था, मानो वह कागज के पन्ने नहीं बल्कि उसके बेटे का भविष्य हो। बाहर हवाएं चीख रही थीं, मगर उस कमजोर रोशनी वाली लालटेन के नीचे एक मां का मूक संकल्प किसी चट्टान की तरह अडिग खड़ा था, जो हर मुसीबत को अपने बेटे तक पहुंचने से पहले ही रोक लेना चाहती थी। अमाला के हाथ, जो दिन भर जमींदारों के घरों में जूठे बर्तन मांजने और कचरा उठाने से खुरदरे हो चुके थे, अब कांप रहे थे, लेकिन ठंड से नहीं बल्कि अत्यधिक थकान से। गांव वाले उसे अक्सर कचरे वाली कहकर बुलाते थे, और यह शब्द उसके दिल पर हर दिन एक नया और गहरा घाव करता था। फिर भी जब वह अर्जुन को किताबों में खोया हुआ देखती, तो उसे लगता कि यह सारी जिल्लत और यह सारा अपमान एक दिन धुल जाएगा। वह जानती थी कि समाज की यह क्रूर व्यवस्था केवल ताकत और पद के आगे झुकती है, और उसका विश्वास था कि अर्जुन ही वह ताकत हासिल करके उनका भाग्य बदल सकता था। उस दिन स्कूल में जो कुछ भी हुआ था, उसने अर्जुन की आत्मा को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। गांव के सबसे अमीर और क्रूर जमींदार ठाकुर के बेटे ने भरी कक्षा में उसे धक्का देते हुए कहा था, नाली साफ करने वाली का बेटा अब अफसर बनेगा, अपनी औकात में रह। पूरी कक्षा की हंसी अर्जुन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी थी, जिससे उसका स्वाभिमान जल उठा था। वह घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी आग थी। उसने अपनी मां की फटी हुई स्याही और समय से पहले झुर्रियों से भरे चेहरे को देखा, और उसी क्षण उसने अपने बालमन में एक कसम खाई कि वह इस बदनसीब तकदीर को बदल कर ही दम लेगा। रात का खाना परोसते समय थाली में केवल 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी पतली दाल थी, जो दोनों के लिए नाकाफी थी। अमाला ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हिस्से की रोटी भी अर्जुन की थाली में रख दी, ताकि उसका बेटा भूखा न रहे। जब अर्जुन ने प्रश्न भरी नजरों से उसे देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया कि उसने काम पर ही पेट भर खाना खा लिया था। अर्जुन जानता था कि यह सफेद झूठ है, क्योंकि सन्नाटे में उसके पेट की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। उस रात अर्जुन ने निवाला गले से नीचे उतारते हुए महसूस किया कि वह केवल अनाज नहीं खा रहा है, बल्कि अपनी मां का खून पसीना और उनकी घटती हुई उम्र खा रहा है। लालटेन का तेल अब खत्म होने को था और बत्ती टिमटिमा रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखों की नींद कहीं गायब हो चुकी थी। वह पुरानी और फटी हुई किताबों में उस ज्ञान को पागलों की तरह खोज रहा था, जो उसे यूपीएससी की कठिन परीक्षा के लिए तैयार कर सके। उसके लिए आईपीएस बनना केवल एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह हथियार हासिल करना था जिससे वह उस सामाजिक ढांचे को तोड़ना चाहता था जिसने उसकी मां को गुलाम बना रखा था। हर शब्द जो वह पढ़ता, उसे ठाकुर और गांव वालों के तीखे तानों का करारा जवाब लगता था। अंधेरे में चमकती उसकी आंखें भविष्य में आने वाले उस तूफान का संकेत दे रही थीं, जो सब कुछ बदल देगा। अमाला एक कोने में बैठकर चुपचाप अपने बेटे को पातते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में ममता और गर्व का सागर उमड़ रहा था। वह अनपढ़ थी और उन किताबों में लिखे जटिल शब्दों को नहीं समझ सकती थी, लेकिन वह अपने बेटे के माथे पर खिंची चिंता की लकीरों को बखूबी पढ़ सकती थी। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे हिस्से के सारे सुख इसे दे देना और इसके हिस्से के सारे दुख मेरी झोली में डाल देना। बस इसे सफल कर देना। बाहर बारिश अब और भी तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी उस मां की मूक प्रार्थना और महान बलिदान की गवाह बन रही हो। अगली सुबह की शांति को ठाकुर के आदमियों की कर्कश और डरावनी आवाजों ने बुरी तरह भंग कर दिया। वे उस पुराने कर्ज का ब्याज वसूलने आए थे जो अमाला के पति ने मरने से पहले
अपनी बीमारी के इलाज के लिए लिया था। उन्होंने झोपड़ी के बाहर खसा होकर गालियों की बौछार कर दी और धमकी दी कि अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो वे इस जमीन के छोटे से टुकड़े को भी छीन लेंगे। अर्जुन मुट्ठियां भींचकर दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वह अभी बेबस था। अमाला ने बाहर निकलकर हाथ जोकर उनसे विनती की, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर गिनगिनाई, ताकि वे उसके बेटे की पयाई में कोई बाधा न डालें। उस अपमानजनक घटना के बाद अर्जुन ने कठोर निर्णय लिया कि उसे गांव छोड़कर शहर जाना होगा, जहां वह एकाग्रता से अपनी तैयारी कर सके और कुछ बड़ा कर सके। जब उसने यह बात अपनी मां को बताई तो अमाला का दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। उसने अपनी पुरानी लोहे की संदूक से कुछ मुहे तूहे नोट निकाले, जो उसने अपनी दवाइयों और बुढ़ापे के लिए बचाकर रखे थे, और अर्जुन के हाथ में रख दिए। यह विदाई का क्षण अत्यंत भावुक था, जहां एक मां अपने जीवन के एकमात्र सहारे को खुद से दूर भेज रही थी, केवल इसलिए कि उसका बेटा सूरज बनकर चमके और उनके जीवन के इस घने अंधकार को हमेशा के लिए मिटा सके। दिल्ली का मुखर्जी नगर सपनों और संघर्ष का एक ऐसा विशाल महासागर था, जहां हर साल देश भर से हजारों उम्मीदें आती थीं और अक्सर चुपचाप डूब जाती थीं। अर्जुन यहां की संकरी तोन्हे ली दोन्हे कैसा करना चाहिए, गंदगी भरी गलियों और दमघोंटू कमरों के बीच अपने अस्तित्व की सबसे कठिन लड़ाई ला रहा था। उसका कैमरा जैसा छोटा सा कमरा पुरानी किताबों के ऊंचे ढेर से भरा हुआ था, जहां ताजी हवा का गुजरना भी मुश्किल था। लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, यहां की चकाचौंध और अमीर छात्रों की विलासितापूर्ण जीवन शैली उसे कभी कभी हीन भावना से भर देती थी। लेकिन फिर उसे अपनी मां का पसीने से लथपथ चेहरा याद आता, और वह अपनी डगमगाती हिम्मत को समेटकर पुरानी मेज पर वापस झुक जाता। पैसों की भीषण तंगी के कारण अर्जुन अक्सर रात का खाना छोड़ देता था, ताकि उन बचाए हुए पैसों से वह परीक्षा के लिए नई पत्रिकाएं या जरूरी नोट्स की फोटोकॉपी करवा सके। भूख जब आधी रात को उसके पेट में ऐंठन पैदा करती, तो वह गिलास भर पानी पीकर खुद को तसल्ली देता कि यह तपस्या ही उसकी सफलता की मजबूत नींव बनेगी। सार्वजनिक पुस्तकालय में वह तब तक बैठा रहता जब तक कि उसे बाहर नहीं निकाल दिया जाता, क्योंकि उसके पास महंगी कोचिंग कक्षाओं की भारी फीस भरने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। वह जानता था कि उसकी एक भी असफलता उसकी मां की पहले से झुकी हुई कमर को और तोड़ देगी, इसलिए थकना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। उधर सुदूर गांव में अमाला का जीवन अब केवल हाथों काम और बेटे की चिट्ठी के इंतजार के बीच सिमट कर रह गया था। अर्जुन को नियमित रूप से पैसे भेजने के लिए उसने अब 2 और जमींदारों के घरों में बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया था, जिससे साबुन और राख के कारण उसके हाथों की चमड़ी पूरी तरह गल चुकी थी। उसकी पीठ में अब हर वक्त एक असहनीय दर्द रहता था, लेकिन वह दवाइयों पर पैसा खर्च करने के बजाय उस दर्द को चुपचाप सहन करना बेहतर समझती थी। वह अक्सर रात को सूखी रोटियां पानी में भिगोकर निगलती थी, ताकि वे गले से नीचे उतर सके, और खुद को दिलासा देती कि उसका बेटा शहर में कम से कम भरपेट खाना तो खा रहा होगा। परीक्षा की मुख्य तारीख पास आ रही थी, और अर्जुन को फॉर्म भरने तथा कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथों के लिए पैसों की सख्त और तत्काल जरूरत थी। जब उसकी मांग वाला पत्र गांव पहुंचा, तो अमाला के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी, क्योंकि पिछले हफ्ते की बीमारी ने उसकी सारी बचत खत्म कर दी थी। उसने अपनी झोपड़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन सिवाय धूल, जालों और गहरी निराशा के उसे वहां कुछ नहीं मिला। क्रूर साहूकार ठाकुर के पास जाने की उसकी रत्ती भर भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पिछली बार उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अमाला के सामने अब एक भयानक धर्म संकट खजा था। एक तरफ उसकी ममता की पुकार थी और दूसरी तरफ निष्ठुर गरीबी की अभेद्य दीवार। तभी अमाला की नजर दीवार पर लटके टूटे हुए दर्पण में अपनी परछाई पर पड़ी, जहां उसकी नाक में सोने की नथमंद रोशनी में चमक रही थी।
यह नथ उसके सुहाग की आखिरी और सबसे कीमती निशानी थी, जिसे उसके दिवंगत पति ने शादी के वक्त बड़ी उम्मीदों के साथ उसे पहनाया था। भारतीय ग्रामीण समाज में एक विधवा के लिए यह छोटा सा आभूषण केवल गहना नहीं, बल्कि उसकी बची खुची प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन मां की ममता के आगे सदियों पुरानी हर परंपरा और सामाजिक भय छोटा पा गया। उसने कांपते हाथों से वह नथ उतारी, और जैसे ही वह ठंडी धातु उसके शरीर से अलग हुई, उसे लगा मानो उसकी आत्मा का एक जीवित हिस्सा भी छिन गया हो। बाजार में सुनार की दुकान पर पहुंचकर उसने जब अपनी नथ काउंटर पर रखी, तो सुनार ने उसे हिकारत और लालच भरी नरों से देखा, जैसे वह कोई चोर हो। उसने सोने के उस शुद्ध टुकड़े का दाम बाजार भाव से बहुत कम लगाया, यह जानते हुए कि इस मजबूर और लाचार औरत के पास इसे बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अमाला ने कोई बहस नहीं की, नहीं कोई मोलभाव किया। उसने चुपचाप वह अपमानजनक रकम स्वीकार कर ली, क्योंकि उसकी आंखों के सामने केवल अर्जुन का उज्जवल भविष्य तैर रहा था। नथ के बिना उसका चेहरा अब और भी वीरान, खाली और उदास लग रहा था, जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह से देवता की मूर्ति हटा दी गई हो। पोस्ट ऑफिस की खिड़की से मनी ऑर्डर भेजते समय अमाला के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसके मुरझाए चेहरे पर एक अजीब सा गहरा संतोष था। कतार में खड़ी गांव की अन्य औरतें उसे बिना नथ के देखकर आपस में कानाफूसी करने लगीं कि देखो, इस औरत ने पैसों के लिए अपनी आखिरी मर्यादा भी बेच दी। लेकिन अमाला के लिए अब दुनिया की इन चुभती बातों का कोई महत्व नहीं रह गया था। उसने अपनी इज्जत, अपनी सबसे प्यारी यादें और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे बस इतना पता था कि ये पैसे दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बेटे के सपनों के मजबूत पंख बनेंगे, चाहे इसके लिए उसे खुद तिल तिल कर जलकर राख ही क्यों ना होना पड़े। दिल्ली के उस छोटे से कमरे में जब अर्जुन को पैसों का भारी लिफाफा मिला, तो वह खुशी से झूम उठा, यह सोचते हुए कि मां ने शायद इस बार अच्छी फसल कटाई या अतिरिक्त मेहनत से ये पैसे बचाए होंगे। वह पूरी तरह अनभिज्ञ था कि उन रुपयों में सोने की खनक नहीं, बल्कि एक मां के मूक आंसुओं, त्याग और उसके स्त्रीत्व के बलिदान की गूंज थी। उसने तुरंत जाकर नई किताबें खरीदी और पहले से दोगुने जोश और जुनून के साथ पुचाई में जुट गया। दीवार पर चिपका भारत का नक्शा उसे अब धुंधला नहीं, बल्कि स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसकी जीत की नींव में उसकी मां ने अपनी आखिरी जमा पूंजी भी हमेशा के लिए दफन कर दी है। यूपीएससी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला था, और दिल्ली के एक उमस भरे साइबर कैफे में अर्जुन की धड़कनें रुकी हुई थीं। जब उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना नाम और उच्च अखिल भारतीय रैंक देखा, तो एक पल के लिए समय जैसे पूरी तरह थम गया। वह खुशी से चिल्लाया नहीं, बस उसकी आंखों से खामोश और गर्म आंसू बह निकले, जो उसके गालों को भिगोते चले गए। यह केवल एक कठिन परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी, लाचारी और अपमान की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ना था। उसके कानों में उन सभी लोगों के ताने गूंज रहे थे जिन्होंने उसे कचरे वाली का बेटा कहकर दुत्कारा था। आज उसी बेटे ने अपनी कलम की ताकत से अपनी और अपनी मां की तकदीर दोबारा लिख दी थी। गांव में यह खबर किसी चमत्कार की तरह, जंगल की आग की तरह फैल गई। डाकिया जब दौड़ता हुआ और हांफता हुआ अमाला की टूटी झोपड़ी की ओर आया, तो उसके पीछे पूरा गांव तमाशा देखने उमड़ पड़ा। जो लोग कल तक अमाला के साये से भी दूर भागते थे और उसे अछूत मानते थे, आज वे ही सबसे पहले बधाई देने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। अमाला को आईपीएस का मतलब नहीं पता था, और न ही वह इस पद की ताकत को समझती थी। लेकिन लोगों की आंखों में अपने लिए अचानक उमड़ा सम्मान देखकर वह समझ गई कि उसके अर्जुन ने कुछ बहुत बड़ा कर दिखाया है। उसने कांपते हाथों से अपनी झुर्रियों भरे गालों पर लूकते आंसुओं को पोंछा और आसमान की ओर देख हाथ जो दिए। अपनी विशाल हवेली में मखमली गद्दे पर बैठे ठाकुर के हाथ से हुक्का गिरते
गिरते बचा जब उसने यह अविश्वसनीय खबर सुनी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं, क्योंकि जिसे उसने किए मक्कोहे की तरह पैरों तले मसला था, वह अब फन फैलाए नाग बनकर उसके सामने खसा होने वाला था। गांव का सामाजिक समीकरण अब पूरी तरह बदल चुका था। ठाकुर के चमचे, जो कभी अमाला के घर के बाहर गालियां बकते थे, अब दबी जुबान में बात कर रहे थे कि कहीं पुराना हिसाब किताब न चुकता करना पड़े। डर का यह माहौल गांव के शोषितों के लिए एक नई सुबह की तरह था, लेकिन ठाकुर की शातिर आंखों में अब बचाव की एक नई साजिश आकार लेने लगी थी। मसूरी की प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में पहुंचते ही अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। यहां की ठंडी, सुहावनी हवाओं और अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग के बीच उसका धूल भरा देहाती अतीत कहीं पीछे छूटने लगा। शानदार सूट, औपचारिक रात्रिभोज और शिष्टाचार की बातें अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गईं। जब वह आईने में अपनी खाकी वर्दी और कंधों पर लगे सितारों को देखता, तो उसे अपार गर्व होता, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हीनता भी महसूस होती। वह अपने नए, अमीर और प्रभावशाली दोस्तों के बीच अपनी मां के पेशे और अपनी टूटी हुई झोपड़ी का जिक्र करने से कतराने लगा था। चकाचौंध ने धीरे धीरे उसकी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डालना शुरू कर दिया था। कठिन प्रशिक्षण के दौरान अर्जुन ने जब अपनी पहली सरकारी तनख्वाह प्राप्त की, तो वह उसके जीवन में देखी गई अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। उसने तुरंत बाजार जाकर अपने लिए एक महंगी कलाई घची और ब्रांडेड जूते खरीदे, जो उसके नए रुतबे और शान के अनुकूल थे। उसने मां के लिए भी कुछ पैसे भेजने का सोचा, लेकिन खुद गांव जाकर उनसे मिलने का विचार टाल दिया। यह बहाना बनाकर कि अभी वह बहुत व्यस्त है। सफलता का नशा शराब से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक होता है। इसने अर्जुन को यह भूलने पर मजबूर कर दिया कि जिस सफलता का वह जश्न मना रहा है, उसकी कीमत उसकी मां ने अपने गहने और स्वाभिमान बेचकर चुकाई है। उधर गांव में बूढ़ी अमाला हर रोज अपनी देहरी पर बैठकर रास्तों पर टकटकी लगाए बैठी रहती। उसने पड़ोसियों से गिहगिहाकर थोड़ा सा घी और शक्कर उधार लिया था, ताकि अर्जुन के आने पर उसका पसंदीदा गाजर का हलवा बना सके। वह हवा से हिलते पत्तों की हर आहट पर चौंक जाती, सोचती कि शायद पुलिस की गाजी में उसका बेटा आ रहा है। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अर्जुन नहीं आया। केवल उसका भेजा हुआ मनी ऑर्डर आया, जिसमें भावनाओं की जगह केवल कागज के नोट थे। अमाला ने उन रुपयों को सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक मूक और दर्दनाक प्रश्न था। क्या पैसा ही सब कुछ है? अकादमी में एक शाम आलीशान पार्टी के दौरान जब एक साथी अधिकारी ने वाइन का गिलास थामे अर्जुन से उसके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा, तो अर्जुन सकपक्का गया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर झूठ बोल दिया कि उसके पिता एक बब्बे जमींदार थे और मां अब इस दुनिया में नहीं है। यह सफेद झूठ उसके मुंह से इतनी आसानी से निकला कि वह खुद अंदर तक सिहर गया। उस पल उसने सामाजिक स्वीकृति और झूठी शान पाने के लिए अपनी जीवित और संघर्षशील मां को शब्दों में मार डाला। अंदर ही अंदर उसकी अंतरात्मा उसे बुरी तरह कचोट रही थी, लेकिन बाहरी दिखावे का दबाव इतना अधिक था कि उसने उस आवाज का गला घोंट दिया। जैसे जैसे प्रशिक्षण पूरा हुआ, अर्जुन पूरी तरह से एक साहब बन गया। उसकी चाल ढाल में अब वह विनम्रता नहीं, बल्कि एक ऐसा रोब आ गया था जो गरीबों को डराता था, वही डर जो कभी उसने खुद बचपन में महसूस किया था। विडंबना यह थी कि वह जिस अन्यायी व्यवस्था से लड़ने और जिसे बदलने के लिए अफसर बना था, अब वह अनजाने में उसी व्यवस्था का एक अभिन्न और कठोर अंग बन चुका था। उसे अब याद भी नहीं रहा कि आखिरी बार उसने अपनी मां से फोन पर कब बात की थी। सफलता की उस ऊंचाई पर हवा बहुत पतली थी और शायद इसीलिए वहां मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों का दम घुटने लगा था। अर्जुन
दुनिया की नजर में जीत गया था, लेकिन एक बेटे के रूप में उसकी हार शुरू हो चुकी थी। धूल भरे रास्तों पर लाल बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला सायरन बजाते हुए गांव की सीमा में दाखिल हुआ। वर्षों से शांत पड़े इस पिछड़े इलाके में यह शोर किसी युद्ध की घोषणा जैसा गूंज रहा था। अर्जुन अपनी वातानुकूलित कार की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाकी वर्दी पर लगे अशोक स्तंभ और चमचमाते सितारे खिड़की से छनकर आती धूप में चमक रहे थे। उसके आगे पीछे सुरक्षाकर्मी और कनिष्ठ अधिकारियों की गाजियां थीं, जो उसकी नई प्राप्त शक्ति का नग्न प्रदर्शन कर रही थीं। खेतों में काम करते किसान और अर्धनग्न बच्चे आश्चर्य और डर के मिश्रित भावों से इस जुलूस को देख रहे थे। अर्जुन का सीना गर्व से फूल गया था, लेकिन उसके मन के किसी गहरे अंधेरे कोने में एक अनजाना डर कुंडली मारे बैठा था। वह आज यहां एक साहब बनकर लौटा था, बेटा बनकर नहीं। गाजी के रुकते ही स्वागत के लिए एक विशाल भी उमापची विडंबना देखिए। सबसे आगे वही लोग हाथ जोए खड़े थे जिन्होंने कभी उसके पिता को अपमानित किया था और उसकी मां का हुक्का पानी बंद करवाया था। गांव के सरपंच और स्वयं क्रूर जमींदार ठाकुर भी हाथों में गेंदे के फूलों की बड़ी बड़ी मालाएं लिए खड़े थे, चेहरे पर एक बनावटी विनीत मुस्कान चिपकाए हुए। अर्जुन ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चचा लिया ताकि उसकी आंखों में छिपा संकोच और भावनाएं कोई पार न सके। उसे दिल्ली में अपने साथियों से बोला गया। वह झूठ याद आया कि वह एक संपन्न जमींदार परिवार से है। अब उसे भयानक डर लग रहा था कि कहीं उसकी गरीबी का नंगा सच और उसकी मां की फटेहाल स्थिति उसके इस बनाए हुए नकली महल को भरभरा कर ढा न दे। भीम के बिल्कुल पीछे एक बिजली के खंभे की ओट में अमाला खड़ी थी। उसने अपनी लोहे की संदूक से अपनी सबसे नई साही निकालकर पहनी थी, जो हालांकि पुरानी और फीकी थी, लेकिन साफ थी और सलीके से पहनी गई थी। उसके खुरदरे और जले हुए हाथों में स्टील का एक पुराना पिचका हुआ टिफिन था, जिसमें उसने सुबह से मेहनत करके अर्जुन का पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया था, जिसके लिए उसने कई दिनों तक चीनी और दूध के पैसे बचाए थे। उसकी बूढ़ी और कमजोर आंखें उस भी को चीरकर अपने बेटे की एक झलक पाने को तरस रही थीं। उसे भोली उम्मीद थी कि अर्जुन गाजी से उतरते ही दौड़कर उसके पास आएगा, उसे गले लगाएगा और उसके पैरों में गिर जाएगा, जैसा वह बचपन में स्कूल से आने पर करता था। अर्जुन गाजी से नीचे उतरा और ठाकुर ने झुककर उसे फूलों की भारी माला पहनाई। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमकने लगी और जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तभी उन चमकते चेहरों के बीच अर्जुन की नजर भी के पीछे खही उस कमजोर सिकुई हुई काया पर पी। उसने अपनी मां को देखा, वही झुर्रियों भरा चेहरा, वही सस्ती सूती साही और वही असीम प्रेम भरी नहरें। लेकिन उस क्रूर पल में अर्जुन को अपनी मां में ममता नहीं दिखी, बल्कि उसे अपनी शर्मिंदगी का कारण दिखाई दिया। उसके बगल में खड़े एक डीएसपी ने उसके कान में धीरे से पूछा, सर, यह भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया कौन है जो बार बार सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या इसे हटवा दूं? एक पल के लिए समय जैसे पूरी तरह थम गया। सृष्टि निस्तब्ध हो गई। अमाला ने अर्जुन की आंखों में देखा और आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाया। उसके सूखे होठों से बेटा शब्द निकलने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने अपनी नहरें फेर लीं। उसने कठोरता से अपने जब्बे भींचे और अपने सुरक्षाकर्मी को एक सूक्ष्म इशारा किया कि भी को पीछे हटाया जाए। उसने उस डीएसपी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, मानो उसने उस सवाल को सुना ही न हो। उसका यह पत्थर जैसा मौन किसी भी अपशब्द से ज्यादा घायल करने वाला था। उसने भरी सभा में अपनी जन्नी को पहचानने से इनकार कर दिया था। यह इनकार शब्दों में नहीं था, लेकिन उसकी देहभाषा ने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि उसका इस गंदी और गरीब औरत से कोई वास्ता नहीं है। सुरक्षाकर्मी ने अपनी लाठी फटकारते हुए भी को पीछे धकेला। एक हवलदार ने अमाला को भी जोर से धक्का दिया। ए बुढ़िया, पीछे हट, साहब के पास आने की कोशिश मत कर।
यह कोई खैरात बांटने की जगह नहीं है। अमाला उस धक्के को संभाल नहीं सकी और लसघाकर पथरीली जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ से वह स्टील का टिफिन छूट गया और ढक्कन खुल गया। सारा गाजर का हलवा, जिसमें उसने अपना पूरा प्रेम, अपनी आत्मा और अपनी बची खुची जमा पूंजी मिलाई थी, गांव की धूल और गंदगी में मिल गया। वह धूल में सनी हुई वहीं बैठी रही, लेकिन उसे चोट घुटने पर नहीं, सीधे उसके कलेजे पर लगी थी, जिसे उसने अपना खून पिलाकर पाला था। आज उसी की सत्ता के नशे ने उसे एक अजनबी की तरह धूल में धकेल दिया था। अमाला ने जमीन पर बिखरे हुए मिट्टी में सने हलवे को देखा और फिर अपने बेटे की ओर, जो अब मंच की तरफ बंद रहा था। वह कोई साधारण अनपढ़ औरत नहीं थी। वह एक मां थी और मां की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है। उसने अर्जुन की आंखों में उस एक पल की झिझक, उस डर और उस शर्म को पढ़ लिया था। वह तुरंत समझ गई कि अगर उसने अभी चिल्लाकर कहा कि मैं इसकी मां हूं, तो उसके बेटे की वह इज्जत और वह रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा, जिसे बनाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन होम कर दिया। उसका बेटा अब एक बहा साहब था और समाज की नजर में एक कचरा उठाने वाली कभी एक साहब की मां नहीं हो सकती थी। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और एक भयानक आत्मघाती निर्णय लिया। अपमान के उस कावे घूंट को पीकर अमाला चुपचाप उठी। उसने अपनी साही झांची, अपनी फटी हुई चप्पल पहनी और हवलदार से हाथ जोकर कांपती आवाज में कहा, मांग करना साहब। गलती से आगे आ गई थी। मैं तो बस बहाए साहब के दर्शन करने आई थी। उसने जमीन से अपना खाली टिफिन उठाया, जिसमें अब केवल धूल बची थी, ठीक उसके जीवन की तरह। वह भी से उल्टे पांव वापस मुड़ गई। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह पलटी तो उसका ममता का बांध टूट जाएगा और वह सब कुछ सच बोल देगी। वह भी के शोरगुल और जिंदाबाद के नारों से दूर गांव की अंधेरी और संकरी गलियों में गायब हो गई, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। मंच पर अर्जुन का भव्य स्वागत समारोह चल रहा था। लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। ठाकुर माइक पर गरज रहा था कि यह हमारे गांव का हीरा है, हमारा गौरव है। अर्जुन के गले में मालाओं का बोझ बत्ता जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने लोहे का गर्म फंदा उसके गले में कस दिया हो। जब भी तालियां बजती, उसे उस टिफिन के गिरने की धातुमयी खनक सुनाई देती। वह मुस्कुरा रहा था, हाथ हिला रहा था, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा चीख रही थी, रो रही थी। उसने अपनी मां को अपनी महत्वाकांक्षा और झूठी शान की वेदी पर छा दिया था। वह जानता था कि उसने क्या पाप किया है, और यह अपराधबोध अब जीवन भर उसकी परछाई बनकर साथ चलने वाला था। समारोह के बाद अर्जुन को गांव के पुराने और आलीशान डाक बंगले गेस्ट हाउस में ले जाया गया। उसके रहने का इंतजाम वहां किया गया था, न कि उसकी अपनी झोपड़ी में, क्योंकि प्रोटोकॉल यही कहता था। रात को आलीशान कमरे में सफेद चादर वाले नरम बिस्तर पर लेटे हुए भी उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर झींगुरों की आवाज थी और अंदर गहरा डरावना सन्नाटा। उसने खिड़की से बाहर झांका, जहां दूर घने अंधेरे में उसकी पुरानी झोपड़ी शायद कहीं दिखाई देती, लेकिन अब उसके और उस झोपड़ी के बीच अमीरी, रुतबे और झूठ की एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी। उसने व्हिस्की की बोतल खोली और एक बहा घूंट भरा, ताकि उस कव्वाहट को मिटा सके जो उसके हलक में अटक गई थी, लेकिन वह कड़वाहट उसके जमीर की थी। उधर उस टूटी और वीरान झोपड़ी में अमाला ने उस रात चूल्हा नहीं जलाया। वह उसी कोने में बैठी थी जहां बैठकर अर्जुन लालटेन की रोशनी में पाई किया करता था। उसने अर्जुन की पुरानी फटी हुई किताबों और स्लेट को अपनी छाती से लगा रखा था। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे। उसकी पथराई हुई आंखें शून्य में ताक रही थीं। उसने दीवार पर लटकी अपने पति की धुंधली तस्वीर से बातें की। देखो, हमारा बेटा कितना बहा आदमी बन गया है। आज पूरा गांव उसके आगे झुक रहा था। वह ठीक ही तो है।
मेरे जैसी मैली कुचैली औरत उसके साथ खरी अच्छी थू ही लगती। उसकी इज्जत ही मेरी इज्जत है। उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया था, यह मानकर कि उसका बेटा अब देश का बेटा है, उसका नहीं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही, जब कोहरा छाया हुआ था, अर्जुन का काफिला शहर के लिए रवाना हो गया। जाते समय अर्जुन का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने ड्राइवर को गाजी धीरे करने को नहीं कहा। उसने काली खिक्की के शीशे चजा रखे थे। जब गाजी उस जगह से गुजरी जहां कल हलवा गिरा था, तो वहां अब केवल चींटियां और मक्खियां भिन भिना रही थीं। एक आवारा कुत्ता उस जगह को चाट रहा था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून हथेलियों में गांठ गए और खून रिसने लगा। वह भाग रहा था उस गांव से, उस गरीबी से और उस नंगे सच से जिसका सामना करने की उसमें अब रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। अर्जुन के जाने के बाद गांव में फिर से वही पुरानी मनहूसियत और सन्नाटा छा गया। ठाकुर और उसके चमचे अब पान की दुकानों पर इस बात पर हंस रहे थे कि कैसे कचरे वाली को उसके ही बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया। यह खबर किसी जहर की तरह फैली और लोगों ने अमाला का और भी ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे, जिसका अपना बेटा सगा नहीं हुआ, उसका हम क्या आदर करें, जरूर इसी के कर्म खोटे होंगे। समाज बहुत क्रूर होता है। वह छते सूरज को सलाम करता है और ढलते को बेरहमी से रौंद देता है। अमाला अब न केवल गरीब थी, बल्कि एक ऐसी अभागन मां थी जिसे उसके बेटे ने सार्वजनिक रूप से त्याग दिया था। यह घाव गरीबी के किसी भी घाव से ज्यादा गहरा और नासूर बनने वाला था। दिल्ली वापस आकर अर्जुन ने खुद को काम में पागलों की तरह डुबो दिया। वह विभाग का सबसे सख्त और निर्दयी अफसर बन गया। अपराधियों को पकना, फाइलें निपटाना और देर रात तक मीटिंग्स में हिस्सा लेना, उसने अपनी दिनचर्या को इतना व्यस्त और यंत्रवत बना लिया कि उसे सोचने का एक पल भी वक्त न मिले। लेकिन सन्नाटे अक्सर सबसे ज्यादा शोर करते हैं। जब भी वह किसी बूढ़ी औरत को सड़क किनारे भीख मांगते या काम करते देखता, उसका दिल बैठ जाता। उसे अक्सर सपने आते कि वह दलदल में ढंस रहा है और उसकी मां किनारे पर खड़ी है, लेकिन वह हाथ बढ़ाकर भी उन्हें छू नहीं पा रहा। उसकी सफलता अब हीरे जवाहरात से जजा एक सोने का पिंजरा बन गई थी, जिसमें वह कैद था और जिसकी चाबी उसने खुद अपने गांव की धूल में फेंक दी थी। लखनऊ मुख्यालय के अपने वातानुकूलित केबिन में बैठा अर्जुन फाइलों के ऊंचे ढेर में खोया हुआ था, जब एक अति गोपनीय फाइल उसकी मेज पर रखी गई। यह फाइल उसके अपने ही गृह जिले में चल रहे एक बाह्य भूमि घोटाले और अवैध खनन माफिया के बारे में थी। पन्ने पलटते हुए उसकी नजर जब मुख्य आरोपी के नाम पर पजी, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह नाम ठाकुर बलदेव सिंह का था, वही ठाकुर जिसने उसके बचपन को नर्क बनाया था और जिसकी माला उसने उस दिन शर्मिंदगी के साथ स्वीकार की थी। सुइया रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ठाकुर ने गांव की उपजाऊ और बंजर जमीनों पर कब्जा करके एक अवैध रसायन फैक्ट्री खड़ी कर दी है, जिसका जहरीला पानी सीधे नदी और गरीबों की बस्तियों में बहाया जा रहा है। जैसे जैसे वह रिपोर्ट की गहराई में उतरता गया, उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीना आने लगा। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि फैक्ट्री के जहरीले कचरे के कारण बस्ती के लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। खास तौर पर वे जो उस गंदे नाले के किनारे रहते हैं। वहां एक गुमनाम गवाह का बयान दर्ज था। नाले के पास वाली झोपड़ी में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को खून की उल्टियां हो रही हैं, लेकिन वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि उसका बेटा वापस आएगा तो उसे कहां ढूंढेगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसे यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि वह बदनसीब औरत कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां अमाला है। उसी शाम अर्जुन के निजी फोन पर एक अनजान नंबर से घंटी बजी, जिसने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ ठाकुर की वही भारी और अहंकार से भरी कर्कश आवाज थी। अरे कलेक्टर साहब, सुना है आप हमारे पुराने गहे मुर्दे उखा रहे हैं।
हम तो अब एक ही बिरादरी के हैं। बहे लोग, थोही ले देकर मामला रफा दफा करो। तुम्हारे घर पेटी भिजवा दी है। ठाकुर की इस धृष्टता ने अर्जुन के सोए हुए जमीर को एक जोरदार तमाचा मारा। उसे महसूस हुआ कि उसकी चुप्पी और उसकी महत्वाकांक्षा ने ठाकुर जैसे राक्षसों को इतना हौसला दे दिया है कि वे अब कानून को अपनी जेब में रखने की जरूरत करने लगे हैं। आज उसे अपनी खाकी वर्दी पर नहीं, अपनी कायरता पर घिन आ रही थी। उधर गांव में अमाला की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, जिसका अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था। फैक्ट्री से निकलने वाले काले और जहरीले धुएं ने उसके कमजोर फेफड़ों को पूरी तरह छलनी कर दिया था। वह अपनी टूटी हुई खाट पर लेटी हर सांस के लिए संघर्ष कर रही थी और हर खांसी के साथ उसके मुंह से खून आ रहा था। उसके पास न तो दवा के पैसे थे और न ही शरीर में उठकर पानी पीने की ताकत। पड़ोस की एक दयालु महिला ने उसे थोड़ी खिचड़ी दी थी, लेकिन वह भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। बुखार से तपते हुए बदन में भी वह केवल अर्जुन अर्जुन बड़बड़ा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका अंत समय निकट है, लेकिन बेटे को एक आखिरी बार देखने की आस ने उसकी रूह को शरीर से जकड़ रखा था। अर्जुन ने तुरंत स्थानीय थाने के इंचार्ज को फोन लगाकर दबी जुबान में उस बूढ़ी औरत का हाल पता करने को कहा। थानेदार ने, जो अर्जुन के रिश्ते से अनजान था, बेरुखी से बताया, सर, वह पागल बुढ़िया तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। टीबी और अस्थमा ने उसे बुरी तरह जक लिया है और वह इलाज कराने से भी साफ मना करती है। कहती है कि उसने ये पैसे अपने बेटे की शादी के लिए बचा रखे हैं, उन्हें खर्च नहीं करेगी। यह सुनकर अर्जुन के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। जिस पैसे और रुतबे के लिए उसने अपनी मां को त्यागा था, आज वही मां अपनी जान की कीमत पर उसके उस काल्पनिक भविष्य के लिए पैसे बचा रही थी जिसमें उसका कोई स्थान नहीं था। उसके आलीशान सरकारी बंगले की दीवारों पर टंगे प्रशंसा पत्र और पदक अब उसे मुंह छिया रहे थे। उसे याद आया कि कैसे मां ने अपनी नथ बेची थी, कैसे उसने खुद भूखे रहकर उसे पचाया था और कैसे उसने हर अपमान का घूंट पीकर उसे बड़ा किया था। और बदले में उसने क्या दिया? एक बीमारी से भरी अकेली मौत, सार्वजनिक अपमान और विस्मृति। कर्म शब्द उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बार बार बज रहा था। उसने सोचा था कि वह पैसे कमाकर मां को सुखी करेगा, लेकिन नियति ने उसके साथ क्रूर खेल खेला था। जब उसके पास कुछ नहीं था, तब मां साथ थी। आज जब सब कुछ है, तो मां मरने के कगार पर है और वह यहां मीलों दूर अपनी झूठी शान के किले में कैद है। रात भर अर्जुन अपनी बालकनी में टहलता रहा। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे ठाकुर की हंसी और मां की खांसी की आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थीं, जो उसे पागल कर रही थीं। उसने महसूस किया कि वह एक आईपीएस अधिकारी बनकर भी हार गया है, क्योंकि वह अपनी पहली जिम्मेदारी एक बेटा होने का धर्म निभाने में असफल रहा। यह केवल एक मां की बीमारी की बात नहीं थी, यह उस पूरी व्यवस्था का प्रश्न था जिसका वह हिस्सा बन गया था। वह व्यवस्था जो अमीरों को और अमीर बनाती है और गरीबों की लाशों पर महल खड़े करती है। अर्जुन के भीतर का वह लड़का, जो कभी लालटेन की रोशनी में बदलाव के सपने देखता था, आज अपनी ही बनाई सोने की जंजीरों में तड़प रहा था। अर्जुन ने उसी वक्त एक कठोर फैसला लिया जिसने उसके करियर और जीवन की दिशा बदल दी। उसने सुबह होते ही अपनी छुट्टी की अर्जी लिखी और अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाजी के बजाय एक साधारण निजी टैक्सी किराए पर ली। उसने अपनी कटक वर्दी उतारकर एक साधारण कुर्ता पजामा पहना। वह अब एक आईपीएस अधिकारी बनकर नहीं, बल्कि एक पश्चाताप से भरे बेटे के रूप में गांव जा रहा था। उसने अपने साथ ठाकुर के खिलाफ जमा किए गए सारे पुख्ता सबूतों की फाइल भी रख ली। यह लाई अब केवल कानून की नहीं थी, यह उसका निजी धर्मयुद्ध था। वह जानता था कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसे अपनी मां के चरणों में गिरकर माफी मांगनी ही थी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। टैक्सी जब गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ी,
तो अर्जुन को लगा जैसे वह किसी अनजान और शापित भूमि पर आ गया हो। हवा में खेतों की सौंधी महक या फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि रसायनों की तीखी और दमघोंटू गंध घुली हुई थी, जो सीधे ठाकुर की अवैध फैक्ट्री से आ रही थी। नाले का पानी, जो कभी साफ हुआ करता था और जहां गांव के बच्चे नहाते थे, अब काला और गाढ़ा कीचड़ बन गया था। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन का अपना जमीर हो गया था। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि जिन खेतों में कभी हरियाली लहराती थी, वे अब बंजर और वीरान पड़े थे। यह केवल पर्यावरण का विनाश नहीं था, बल्कि यह उस लालच का परिणाम था जिसने पूरे गांव को खोखला कर दिया था और जिसका वह अब तक एक मूक दर्शक बना रहा था। अर्जुन ने घर जाने से पहले गांव के छोटे से सरकारी दवाखाने का रुख किया, जहां बूढ़े वैद्य जी मरीजों की नब्ज टटोल रहे थे। जब अर्जुन ने अपनी पहचान बताई और मां की सेहत के बारे में पूछा, तो वैद्य जी की आंखों में सम्मान नहीं, बल्कि गहरे तिरस्कार का भाव उभर आया। उन्होंने कड़वी और सधी हुई आवाज में बताया, साहब, आपकी मां को किसी बीमारी ने नहीं, बल्कि भूख और ममता ने मारा है। पिछले 6 महीनों से उन्होंने एक भी गोली नहीं खरीदी, यह कहकर कि मेरा बेटा शहर में है, उसे पैसों की जरूरत होगी, मैं बोझ नहीं बनूंगी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा उसके कानों में डाल दिया हो। उसकी मां अपनी जान की किस्तें चुकाकर उसकी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रही थी, और वह अभागा बेटा ऐशो आराम में डूबा हुआ था। वैद्य जी ने मेज की दराज से एक पुरानी मुड़ी हुई लाल डायरी निकालकर अर्जुन के सामने पटक दी, जो अमाला अक्सर उनके पास रख जाती थी। पन्ने पलटते हुए अर्जुन की नजर एक हिसाब पर पड़ी। अर्जुन की शादी के लिए 10 रुपये, अर्जुन की गाड़ी के लिए 5 रुपये। हर पन्ने पर केवल उसके सुनहरे भविष्य के लिए ही बचत का जिक्र था, अपने लिए 1 पैसे का भी नहीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर उस नथ की रसीद चिपकी हुई थी, जिसे उसने उसकी कोचिंग फीस के लिए बेचा था। अर्जुन को याद आया कि कैसे उसने दिल्ली में दोस्तों को झूठ बोला था कि उसके पिता रईस जमींदार थे। आज वह झूठ एक भारी पत्थर बनकर उसकी छाती पर रखा गया था, जिसके नीचे उसका दम घुट रहा था। दवाखाने से निकलकर अर्जुन भारी कदमों से पैदल ही अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही पड़ोसी काकी मिली जिन्होंने उस मनहूस दिन अमाला को सहारा दिया था। अर्जुन को देखते ही उनका गुस्सा फट पड़ा। आ गए बड़े साहब, अब क्या लेने आए हो? उसकी लाश उस दिन जब उसे धक्के मारकर गिराया गया था, तब तो तुम अंधे बन गए थे। काकी के शब्दों ने अर्जुन की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। उन्होंने बताया कि कैसे अमाला उस सार्वजनिक अपमान के बाद से एक जीती जागती लाश बन गई थी। वह शारीरिक रूप से बीमार तो थी ही, लेकिन उसे असली मार अर्जुन की उस बेरुखी ने मारी थी। उसने खाना पीना लगभग त्याग दिया था, बस दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहती थी कि शायद उसका बेटा उसे मनाने आएगा। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि कर्म का असली और भयानक मतलब क्या होता है। उसने सोचा था कि कर्म का सिद्धांत केवल बुरे लोगों को सजा देता है, जैसे ठाकुर को, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि अपनों की उपेक्षा करना और कृतज्ञ होना दुनिया का सबसे बड़ा कुकर्म है। उसने कानून की पढ़ाई की थी, न्याय के सिद्धांत रटे थे, लेकिन प्रकृति के सबसे बड़े न्याय को वह भूल गया था, माता पिता की सेवा। वह एक आईपीएस अफसर बनकर समाज सुधारने चला था, जबकि उसका अपना घर, उसकी अपनी जन्नत उपेक्षा की आग में जलकर खाक हो रही थी। उसकी सफलता, उसकी खाकी वर्दी, उसका ऊंचा पद, सब कुछ उसे अब पैरों की धूल समान लग रहा था। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन अपनी ही मां की नजर में वह बुरी तरह हार चुका था। जैसे जैसे वह अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचा, सन्नाटा और गहरा तथा डरावना होता गया। वह वही जगह थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था, लेकिन आज वह किसी भूतों के खंडहर जैसी दिख रही थी। छत का छप्पर एक तरफ से गिर चुका था और दरवाजे की जगह केवल एक पुरानी फटी हुई बोरी लटकी थी, जो हवा में झूल रही थी। अंदर से
आती खांसी की एक धीमी, कष्टप्रद और गीली आवाज ने अर्जुन के कदमों को जकड़ लिया। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि लग रहा था जैसे जीवन की डोर बस टूटने ही वाली है। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे डर लग रहा था उस चेहरे का सामना करने से जिसे उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर चचा दिया था। क्या वह माफी के लायक भी था? उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर लटकी बोरी को हटाया। अंदर घूप अंधेरा था। केवल छत के सुराखों से आती सूरज की पतली किरणें हवा में उड़ते धूल के कणों को रोशन कर रही थीं। कोने में एक टूटी हुई खाट पर हड्डियों का एक ढांचा पड़ा था। वह उसकी मां थी। उसके सिरहाने वही पुरानी संदूक और अर्जुन की बचपन की एक धुंधली तस्वीर रखी थी, जिस पर शायद रोज ताजे फूल चढ़ाए जाते थे। हालांकि घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। अर्जुन ने देखा कि मां ने खुद को भगवान के भरोसे नहीं, बल्कि अपने बेटे की तस्वीर के भरोसे छोड़ दिया था। वह दृश्य अर्जुन की आत्मा को चीर गया। वह वहीं दरवाजे की चौखट पर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसका गला रुंध गया। ठाकुर की फैक्ट्री की चिमनी से निकलता काला धुआं अभी भी आसमान को काला कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे ठाकुर के कर्मों ने इस गांव को और अर्जुन की जिंदगी को काला कर दिया था। अर्जुन की जेब में ठाकुर के खिलाफ सारे पक्के सबूत थे। वह उसे जेल भिजवा सकता था, उसका साम्राज्य बर्बाद कर सकता था, लेकिन इस पल प्रतिशोध की भावना उसके मन से कहीं गायब हो चुकी थी। उसके सामने केवल एक ही सत्य था, उसकी मां का यह मरणासन्न हाल। उसने महसूस किया कि ठाकुर तो केवल एक बाहरी दुश्मन है, असली दुश्मन तो वह स्वयं है। ठाकुर ने तो केवल जमीन और हवा को जहर दिया था, लेकिन अर्जुन ने तो उस कोक को ही जहर दे दिया था जिसने उसे जीवन दिया था। अर्जुन घुटनों के बल रेंगते हुए उस टूटी खाट के पास पहुंचा जहां उसकी दुनिया सिमटी हुई थी। अमाला की सांसें उखड़ रही थीं और उसका शरीर इतना हल्का हो चुका था कि हड्डियों के अलावा कुछ शेष नहीं बचा था। अर्जुन ने अपने कांपते हाथों से मां के ठंडे और बेजान पैरों को स्पर्श किया। उन पैरों में पजी बिवाइयां, दरारें उसकी मेहनत और त्याग का नक्शा थीं, जिन्हें अर्जुन ने वर्षों से अनदेखा किया था। जैसे ही उसने उन पवित्र चरणों को अपने आंसुओं से भिगोया, अमाला के शरीर में एक हल्की सी सिहरन हुई। उसने अपनी भारी पलकें बहुत धीरे से खोलीं, जैसे किसी गहरे और अनंत स्वप्न से जाग रही हो। धुंधली आंखों से अपने सामने वर्दी में नहीं, बल्कि साधारण कपों में अपने बेटे को देख उसे लगा कि शायद ईश्वर ने अंत समय में उसे यह अंतिम भ्रम दिखाया है। अर्जुन के गले से यह शब्द किसी घायल जानवर की चीख की तरह निकला। वह फूट फूट कर रो पा अपना सिर मां की छाती पर रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में डर लगने पर करता था। उसकी सारी अकड़, सारा पद और सारा अहंकार उस एक पल में आंसुओं के रास्ते बह गया। उसने हिचकियों के बीच कहा, मुझे मान कर दे मां, मैं भटक गया था, मैं अंधा हो गया था, मैंने तेरी ममता का सौदा किया, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। उसकी गर्म सांसें अमाला की ठंडी त्वचा को छू रही थीं। अर्जुन का यह पश्चाताप किसी भी शब्द से परे था। यह एक आत्मा का दूसरी आत्मा के सामने पूर्ण समर्पण था, जहां कोई झूठ या दिखावा टिक नहीं सकता था। अमाला ने अपनी पूरी बची खुची ताकत समेटकर अपना कमजोर हाथ उठाया और अर्जुन के सिर पर रखा। उसके स्पर्श में वही पुराना जादू था जो अर्जुन के बचपन के सारे घाव भर देता था। उसने बहुत धीमे, फुसफुसाते हुए कहा, पागले, मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, तू आ गया, बस यही मेरे लिए मोक्ष है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई उलाहना नहीं था कि तू इतने साल कहां था या तूने मुझे पहचाना क्यों नहीं। यही तो मां का हृदय होता है, विशाल समुद्र की तरह जो सारी नदियों का मैला पानी अपने अंदर समा लेता है और फिर भी पवित्र रहता है। अमाला की आंखों से एक आंसू लुका और उसकी झुर्रियों में खो गया, जो खुशी का आखिरी आंसू था। अर्जुन ने पागलों की तरह कहा, मां, मैं तुझे अब कहीं नहीं जाने दूंगा।
मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं शहर के सबसे बड़े अस्पताल में तेरा इलाज कराऊंगा। तुझे ठीक होना ही पड़ेगा। वह उठकर उसे गोद में उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अमाला ने उसे रोक दिया। उसने नजरों से इशारा किया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अटकते हुए कहा, बेटा, अब पैसों को पानी की तरह मत बहाना। वो पैसे, वो तेरी ईमानदारी की कमाई नहीं है। मुझे पता है, मेरे लिए कफन भी तेरी उस पुरानी कमीज का बनाना जो तूने अपनी पहली मेहनत से खरीदी थी। मरते वक्त भी उसे पैसे बचाने और बेटे को ईमानदार देखने की चिंता थी। यह सुनकर अर्जुन का दिल टुखे टुखे हो गया। तभी बाहर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस की जीप, जिसे अर्जुन ने पहले ही ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया था, गांव में दाखिल हो रही थी। अर्जुन ने मां का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और कहा, मां, मैंने आज तेरा बदला ले लिया है। ठाकुर और उसके जैसे सभी पापियों का अंत होगा। मैंने अपनी वर्दी की कसम खाई है कि अब मैं वैसे ही जीऊंगा जैसे तू चाहती थी, सच्चाई के रास्ते पर। अमाला के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर गई। उसे समझ आ गया कि उसका बेटा भले ही देर से लौटा, लेकिन वह सही रास्ते पर लौट आया है। उसने ठाकुर की गिरफ्तारी को अपनी जीत नहीं, बल्कि धर्म की जीत माना। उसे लगा कि उसका जीवन और त्याग व्यर्थ नहीं गया। कमरे में अब मौत का सन्नाटा गहराता जा रहा था। अमाला की सांसें अब रुक रुक कर आ रही थीं। उसने अंतिम बार अर्जुन के चेहरे को निहारा, उस चेहरे को जिसे देखने के लिए उसकी आंखें बरसों तरसी थीं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, खुश रह मेरे लाल, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। और इसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसका हाथ, जो अर्जुन के गाल पर था, धीरे से नीचे फिसल गया। वह लालटेन, जो तेल खत्म होने के कारण टिमटिमा रही थी, अचानक बुझ गई। झोपड़ी में गहरा अंधकार छा गया, लेकिन अर्जुन के अंदर एक अजीब सा प्रकाश झाग उठा था। उसकी मां जा चुकी थी, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसा बेटा छो गई थी जो अब कभी नहीं भटकेगा। अर्जुन कुछ देर तक पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहा, मां के मृत शरीर को अपनी बाहों में जखे हुए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह शक्तिपुंज, जो आंधियों में भी चट्टान की तरह खही रही, अब शांत हो गई है। फिर एक भयानक चीख उसके हलक से निकली, जिसने पूरे गांव को हिला दिया। वह चीख एक आईपीएस अफसर की नहीं थी। वह उस अनाथ बच्चे की थी जिसने अपनी छत, अपना आसमान खो दिया था। गांव वाले, जो बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे, अंदर दौड़े। उन्होंने देखा कि वह बाह साहब, जिसके एक इशारे पर जिले का प्रशासन हिलता था, जमीन पर धूल में लौट रहा है और अपनी मां के पैरों को चूम रहा है। उस दृश्य ने पत्थर दिल लोगों की आंखों में भी आंसू ला दिए। अंतिम संस्कार के लिए अर्जुन ने किसी वीआईपी प्रोटोकॉल की अनुमति नहीं दी। उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी, बल्कि धोती पहनकर और सिर मुंडवाकर नंगे पांव अर्थी को कंधा दिया। गांव की वही गलियां जहां उसने मां को न पहचानने का नाटक किया था, आज उसकी अश्रुपूर्ण यात्रा की गवाह बनी। ठाकुर को हथकड़ियों में जककर पुलिस ले जा रही थी, और दूसरी तरफ अर्जुन अपनी मां की अर्थी ले जा रहा था। यह कर्म का सबसे जीवंत उदाहरण था। एक तरफ पाप का घजा फूट रहा था और दूसरी तरफ प्रायश्चित की अग्नि जल रही थी। लोगों ने देखा कि कैसे सत्ता और अहंकार मृत्यु की शाश्वत सत्यता के सामने घुटने टेक देते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जब अर्जुन ने चिता को मुखाग्नि दी, तो लपटें आसमान को छूने लगीं। उन लपटों में उसे अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। आग की तपिश ने उसके अंदर के बचे खुचे अहंकार को भी जलाकर भस्म कर दिया। उसने महसूस किया कि असली आईपीएस बनना अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेह होना है। मां का शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अर्जुन ने हाथ झोंकर उस अग्नि के सामने शपथ ली कि उसका शेष जीवन उन माताओं की सेवा में बीतेगा
जिनके बेटे सत्ता के नशे में उन्हें भूल गए हैं। गंगा नदी चुपचाप बह रही थी, जैसे वह सदियों से ऐसे हारों दुखों को अपने में समेटती आई हो। 13वीं के बाद अर्जुन वापस शहर लौटा, लेकिन वह पुराना अर्जुन नहीं था। उसने अपना आलीशान बंगला छोड़ दिया और सरकारी क्वार्टर में सादगी से रहने लगा। उसने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गांव में एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए दान कर दिया, जिसका नाम उसने अमाला सदन रखा। उसने ठाकुर के अवैध कारखाने को बंद करवाकर वहां एक स्कूल की नींव रखी। उसकी कार्यशैली में अब एक क्रूरता नहीं, बल्कि करुणा थी। जब भी कोई बुजुर्ग फरियादी उसके दफ्तर में आता, वह कुर्सी छोड़कर खजा हो जाता और उसमें अपनी मां की छवि देखता। उसका जीवन अब एक मिशन बन गया था, पश्चाताप का मिशन, सेवा का मिशन। कहानी का अंत 1 साल बाद होता है। अर्जुन गांव की उसी झोपड़ी में वापस आया, जिसे उसने अब एक स्मारक की तरह संजो कर रखा था। वह उसी कोने में बैठा जहां उसकी मां बैठती थी। बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस रात हो रही थी जब उसने पचाई शुरू की थी। उसने अपनी मां की तस्वीर पर ताजे फूल छाए और डायरी के पन्ने पलटे। उसे लगा जैसे मां अभी भी आसपास ही है। हवा के झोंकों में, बारिश की बूंदों में उसने डायरी में लिखा, मां, मैं जीत कर भी हार गया था, लेकिन तू हार कर भी जीत गई। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज मैं भारत का सच्चा सिपाही हूं, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं। अंत में जीवन का चक्र अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन कर्मों के निशान कभी नहीं मिटते। अर्जुन की कहानी एक सबक बनकर रह गई कि पद और प्रतिष्ठा तो आनी जानी छाया है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद वह वटवृक्ष है जिसकी छांव एक बार चली जाए तो फिर पूरी दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। गंगा के घाट पर बैठा अर्जुन लहरों को निहार रहा था, जहां एक दिया पानी में तैर रहा था, संघर्ष करता हुआ, लेकिन बुझ नहीं रहा था, बिल्कुल उसकी मां की यादों की तरह। सालों बीत गए और अमाला सदन अब केवल ईंट गारे की इमारत नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका था। यहां रहने वाले हर बेसहारा बुजुर्ग की आंखों में अर्जुन को अपनी मां की झलक दिखाई देती थी। वह अब एक कठोर पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक ऐसा बेटा था जिसके पास सैकड़ों माता पिता थे। उसकी वर्दी पर लगे मेडल अब उसे उतने गर्वित नहीं करते थे जितना सुकून उसे किसी बुजुर्ग के कामते हाथों से मिले आशीर्वाद से मिलता था। गांव की वह जहरीली फैक्ट्री अब एक हरे भरे स्कूल में बदल चुकी थी, जहां बच्चों का शोर उस पुरानी खामोशी को तोड़ता था। एक शाम जब अर्जुन आश्रम के बरामदे में बैठा था, उसने देखा कि आश्रम के रसोइये का एक छोटा सा बेटा स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी के नीचे बैठकर तल्लीनता से कुछ पढ़ रहा था। यह दृश्य अर्जुन को फ्लैशबैक की तरह अतीत में खींच ले गया। वही लगन, वही गरीबी और वही सपना। अर्जुन के कदम खुद उस ओर बगे। उसने उस लड़के के सिर पर हाथ फेरा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां फेरा करती थी, और पूछा, बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हो, बहे होकर क्या बनोगे? लौके ने अपनी बही उम्मीद से भरी आंखों से अर्जुन को देखा और मासूमियत से जवाब दिया, साहब, मैं डॉक्टर बनूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, डॉक्टर ही क्यों? लड़के ने जो जवाब दिया, उसने अर्जुन के दिल को छू लिया। ताकि मेरी मां कभी बीमार न पड़े और मुझे उसे छोड़कर कहीं जाना न पड़े। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गहरे संतोष और उम्मीद के थे। उसे लगा जैसे समय का पहिया पूरा घूम गया है, लेकिन इस बार कहानी का अंत दुखद नहीं होगा। उसने लड़के को गले से लगा लिया और आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के बीच एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मां, देख रही हो ना, अब कोई अर्जुन रास्ते से नहीं भटकेगा और किसी अमाला को इलाज के बिना मरना नहीं पड़ेगा। तेरा बलिदान एक नई पीढ़ी को रास्ता दिखा रहा है। ठंडी हवा के झोंके ने रजामंदी में पेड़ों के पत्ते हिला दिए,
जैसे अमाला ने स्वर्ग से अपना हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया हो। दूर गंगा का पानी कल कल करता हुआ अविरल बह रहा था, यह गाते हुए कि सच्चा प्रायश्चित और प्रेम ही जीवन का अंतिम और शाश्वत सत्य है।